नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे राजस्थान में जालोर के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी के बारे में अपने पढ़ चुके थे, जैसलमेर के किले के बारे में। आज इसके बारे में बात करेंगे। उस किले का नाम है, दुर्ग का नाम है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का जो दुर्ग है ये जालोर के अंदर स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे इसके निर्माता के बारे में। अब देखिए, जालोर का जो दुर्ग है सुवर्णगिरी, इसमें अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाएगा नागभट्ट प्रथम। यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह बात कही थी कि जालोर का जो सुवर्णगिरी दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम। लेकिन एक अन्य इतिहासकार है गौरीशंकर ओझा, और गौरीशंकर ओझा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था परमार शासकों ने। तो दो मत मिलते हैं निर्माता के बारे में। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम और गौरीशंकर ओझा के अनुसार इसका निर्माण है वो परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए, ये जो दुर्ग है इसके उपनाम है, इसे कहा जाता है सोनगढ़। अगर यहां पर सोनगढ़ की जगह सोनारगढ़ आए तो बन जाता है जैसलमेर का किला। उसके बाद में है कनकांचल। कनकांचल पहाड़ी पर है, इसे कनकांचल दुर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद में एक इसका जो नाम है जलालाबाद है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीतने के बाद इस दुर्ग का रखा था, तो जलालाबाद दुर्ग भी कहा जाता है। और अंतिम जो नाम है वो है जालंधर दुर्ग, क्योंकि नाथ संप्रदाय के तपस्वी थे जालंधर नाथ, और जालंधर नाथ ने इस दुर्ग में तपस्या की थी। और उनकी तपोस्थली वाला जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है सिरे मंदिर। उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम हैं सोनगढ़, कनकांचल, जलालाबाद और जालंधर दुर्ग। अब इसके बारे में प्रसिद्ध जो इतिहास है, साका है 1311 के अंदर, उसके बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे। प्रसिद्ध साका हुआ था 1311 के अंदर। अब इस साके से पहले कुछ बेसिक बातें हैं। अब देखिए, इस समय यहां का राजा था कान्नरदेव चौहान। कान्नरदेव चौहान है, यहां का शासक था। बात क्या हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने जाता था। गुजरात पर आक्रमण के जो रास्ता है बीच में अरावली के पास जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस पर आक्रमण किया करता था। तो ये जो जालोर का किला है, जालोर क्षेत्र, ये बीच में पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है जालोर के दुर्ग पर, और कमालुद्दीन गुर्ग है संधि कर लेता है कान्नरदेव चौहान से। कुछ प्रमुख शर्तें हैं वो रखी जाती है। एक शर्त तो ये रखी जाएगी कि जालोर है, वो जालोर जो दुर्ग है यानी कि जालोर रियासत है वो कभी कर नहीं देगा। एक अलाउद्दीन खिलजी कभी आक्रमण नहीं करेगा जालोर दुर्ग के ऊपर। अगर किसी आंतरिक राज्य में से आक्रमण हुआ तो उसकी सहायता करेगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में एक विशेष शर्त थी, वो ये थी कि जो बीरमदेव है कान्नरदेव का पुत्र, ये बीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सेनापति होगा, उपस्थित रहेगा। ये एक प्रमुख शर्त थी। और एक शर्त ये भी रखी थी कान्नरदेव चौहान ने कि हम मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अब बात क्या होती है, वीरमदेव है, वीरमदेव चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में है। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम है फिरोजा, और फिरोजा और वीरमदेव के बीच है वो प्रेम संबंध बन जाते हैं। फिरोजा को प्रेम हो जाता है वीरमदेव से। वीरमदेव पुत्र थे कान्नरदेव चौहान के, और फिरोजा पुत्री थी अलाउद्दीन खिलजी की। अब बात क्या होती है, जब अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव से, अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा का विवाह वीरमदेव से करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वीरमदेव इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वीरमदेव वापस चला आता है जालोर दुर्ग के अंदर। अब बाद में बात क्या होती है, अलाउद्दीन खिलजी जब कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है
कि मुझे तो बीरमदेव चाहिए और जिंदा ही चाहिए फिरोजा के कहने पर। तो अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुरक को भेज देता है जालोर में, और जालोर से पहले एक जालोर की कुंजी है जिसका नाम है सिवाना दुर्ग। ये जो सिवाना दुर्ग है ये पड़ता है बाड़मेर के अंदर। अब इसे कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ता था जालोर में जाने से पहले, क्योंकि जब भी जालोर पर आक्रमण करते थे तो बीच के रास्ते में पड़ता है सिवाना दुर्ग, जो हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है बाड़मेर के अंदर। अब कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण होगा। सिवाना है उसमें शासक थे यहाँ पर सातल और सोम। सातल सोम थे और इनका जो दरबार में सेनापति था उसका नाम था भांवला। अब भांवला ने क्या किया, विश्वासघात किया, और यहाँ पर एक तालाब का नाम है भांडेलाव। इस भांडेलाव तालाब के अंदर गौ का मांस है वो डलवा देता है। उससे जो राजपूत सेना है वो उस दूषित पानी है, यानी कि गौ का जो मांस है वो मिला हुआ पानी नहीं पीती है। उससे सेना है वो पानी से यानी कि प्यास से व्याकुल हो जाती है, और उससे सेना है वो ये युद्ध हार जाती है। तो 1308 के अंदर सिवाना का जो दुर्ग है वो जीत लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी कि कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में। यानी कि 1308 में सिवाना का साका है वो हो जाता है। भांवला है, भांवला पंवार, ये विश्वासघात करता है। सातल सोम यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इस दुर्ग का नाम है वो रख देते हैं खेराबाद। तो सिवाना का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद क्या कर दिया था, खेराबाद। अब हम कमालुद्दीन गुरक है वो आक्रमण करेंगे 1311 में जालोर के दुर्ग के ऊपर। और जालोर के दुर्ग में यहाँ के कांदरदेव चौहान में एक राजपूत शासक था दहिया राजपूत। अब इस दहिया राजपूत को पता लगेगा जैसे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, ये दहिया राजपूत कांदरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करता है, और इस जालोर के दुर्ग का जो गुप्त द्वार है वो बता देता है अलाउद्दीन खिलजी को, और यहाँ से निकल लेता है। जब दहिया राजपूत घर पहुंचता है तो इसकी पत्नी थी जिसको हीरांदे या हीरा देवी के नाम से जानते हैं, और हीरा देवी को जाकर ये बात कहता है कि अपने कल राजा बन जाएंगे, मैं राजा बनूंगा आप रानी बनोगी। तो हीरा देवी ने कहा भाई ऐसे कैसे संभव है, तो कहते कल अलाउद्दीन खिलजी है वो जालोर के दुर्ग को जीत लेगा और उसका राजा है वो मुझको घोषित करेगा। तो हीरा देवी है वो क्या करती है, तलवार से दहिया राजपूत बिक्का की जो गर्दन है वो अलग कर देती है। कहते भी तुम अपने स्वामी के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे। उसके बाद में ये जो हीरा देवी है ये चली आती है जालोर दुर्ग के अंदर। जब पहुंचने वाली ही होती है उस समय सारा कुछ समाप्त हो जाता है, यानी कि कहते हैं राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग। यानी कि उस समय 1311 का साका हो जाता है, कांदरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और बीरमदेव चौहान है वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये सारी बातें हैं 1311 के साके में। उस समय क्या होता है, कांदरदेव चौहान तो यहाँ पर मारा जाता है, और इसका पुत्र है जो बीरमदेव, ये बीरमदेव अपनी जालोर की सोनगरा चौहानों की देवी है आशापुरा महोदरा, और आशापुरा महोदरा के मंदिर के सामने अपनी आत्महत्या कर लेता है। तलवार से गर्दन को अलग कर लेता है और ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये जो आशापुरा महोदरा है, इस आशापुरा महोदरा का मतलब है महोदरा यानी कि महाउदर, बड़े पेट वाली देवी कहा गया है, बड़े उदर वाली देवी है। ये जालोर के सोनगरा चौहानों की देवी है। और ये जो कटा हुआ गर्दन है इसको लेकर कमालुद्दीन गुरक चला जाता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास, और कमालुद्दीन गुरक है वो इस कटे हुए सिर को दिखाता है फिरोजा को, और फिरोजा इस कटे हुए सिर को लेकर चली जाती है और यमुना के पानी में यानी कि यमुना की नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और फिरोजा की याद में बनाई गई थी फिरोजा मस्जिद, जिसे आज के समय में जाना जाता है तोपखाना मस्जिद के नाम से। तो फिरोजा मस्जिद है जालोर के दुर्ग में, और वर्तमान में इसे कहा जाता है तोपखाना मस्जिद। तो आपसे पूछा जाए तोपखाना मस्जिद किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो आपका आंसर होगा जालोर का दुर्ग, जिसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। अब बात यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 1311 में यहाँ का शासक कौन था, कांदरदेव चौहान। कांदरदेव चौहान के पुत्र का नाम बीरमदेव। आक्रमणकारी कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम कमालुद्दीन गुरक। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद में इस साके का जो
इतिहास है, वर्णन है, वो मिलता है कान्नरदेव प्रबंध में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसके बाद में आगे की जो बात है वो अपने करते हैं। अब इस शाखे से संबंधित पुस्तक है, एक तो वीरमदेव सोनगरारी बात, एक पुस्तक है कान्नरदेव प्रबंध। और कान्नरदेव जो प्रबंध है उसके रचयिता है पद्मनाभ। कान्नरदेव प्रबंध के रचयिता हो जाएंगे पद्मनाभ। उसके बाद में एक उद्योतन सूरी ने इस दुर्ग के अंदर पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम है कुवलयमाला। यानी कि कुवलयमाला के रचयिता कौन हो जाएंगे? उद्योतन सूरी। इस पुस्तक के बारे में पूछा गया है कि कुवलयमाला की रचना किस दुर्ग में की गई थी, तो वो की गई थी जालोर के दुर्ग में। उसके बाद में एक ताज उल मासिर पुस्तक है हसन निजामी की। हसन निजामी ने इस पुस्तक में ये बात कही है कि इस दुर्ग के जो दरवाजे हैं, कपाट है यानी कि किवाड़ है, वो कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था, क्योंकि इतने विशाल मजबूत इसके द्वार थे जो हाथियों से खींचे जाते थे। इसलिए इस दुर्ग के जो दरवाजे कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। तो एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहावत है भी इसके जो दरवाजे हैं वो कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था, तो वो है जालोर का दुर्ग। तो ये इस बात का पता लगता है ताज उल मासिर, जिसके रचयिता है हसन निजामी। उसके बाद में ये जो दुर्ग है ये वैसे तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, अपने इसको जल श्रेणी का एग्जाम्पल नहीं रख सकते, लेकिन नदी के बारे में पूछा जाता है कि जालोर का जो दुर्ग है किस नदी के तट पर है, तो यहां पर है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी के तट पर स्थित दुर्ग है जिसका नाम है जालोर का दुर्ग। तो सूकड़ी नदी के किनारे पर बनाया गया है। उसके बाद में प्रसिद्ध कथन अपने पढ़ चुके हैं, राई के भाव रातों रात बिका दुर्ग। राई के भाव रातों रात बिका दुर्ग हो जाएगा जालोर का सुवर्ण गिरी। उसके बाद में प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो है आनंद धन जी का मंदिर, आनंद धन मंदिर, जोगमया माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उसके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज राष्ट्र ग्रंथ लिखा था, उनकी इष्ट देवी मानी जाती है चामुंडा माता मंदिर। और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है। उसके बाद में सबसे प्रसिद्ध बात है कि इस दुर्ग में परमार कालीन कीर्ति स्तंभ देखने को मिलता है। ये फेमस बात है। वैसे अपने पढ़ चुके हैं कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर, लेकिन परमार कालीन कीर्ति स्तंभ जो परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया था वो देखने को मिलता है जालोर के दुर्ग में। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद में एक दो मस्जिद और है, जैसे अलाउद्दीन मस्जिद, मलिक शाह पीर की दरगाह, तो ये सारी बातें हैं जालोर के दुर्ग के बारे में। यहाँ पर जालोर का इतिहास है लगभग खत्म समाप्त हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको आने वाला जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।